आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेन की डेफिनेशन, इसके टाइप्स, उसके अलावा न्यूरोबायोलॉजी ऑफ पेन, बॉडी चार्ट फॉर पेन और असिस्टेंट हम पहले की वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पेन का मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के अंदर लिखा हुआ है WHO इन 1986 डेवलप्ड द WHO एनाल्जेसिया लेडर फॉर गाइडिंग द फिजिशियन टू डील विथ कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन कैंसर पेशेंट। ओवर द ईयर दिस एनाल्जेसिया लेडर हैज बीन मॉडिफाइड एंड रिवाइज्ड। द WHO एनाल्जेसिया लेडर इज बेस्ड ऑन 5 बेसिक प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू पेशेंट विथ अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन नॉट हैविंग कैंसर। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि WHO ने 1986 के अंदर WHO एनाल्जेसिक लेडर को डेवलप किया, ठीक है। जिसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो कैंसर पेशेंट है ना, उसमें जो पेन होता है कैंसर पेशेंट को, उससे वो डील कर सके, उसमें उनको हेल्प मिले, ठीक है। WHO ने क्या किया? 1986 के अंदर WHO एनाल्जेसिक लेडर को डेवलप किया, जिससे क्या होता है, जिससे गाइडेंस मिलती है फिजिशियन को डील करने में कैंसर पेशेंट के पेन में, ठीक है, उसकी कंप्लेंट से। उसके बाद टाइम के साथ साथ इस एनालिसिक लेडर में मॉडिफिकेशन और या फिर रिवाइज किए गए, क्योंकि पहले ही सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए था। तो फिर कुछ टाइम बाद एनालिसिक लेडर को यहाँ पे इन्होंने मॉडिफाइड एंड रिवाइज किया। WHO एनालिसिक लेडर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उस पर बेस्ड होता है, जो ओनली क्या होता है ना, कैंसर पेशेंट के लिए नहीं होता, बल्कि एक्यूट पेन और जो क्रॉनिक पेन होता है ना, उनके लिए भी होता है। तो पहले जब स्टार्ट किया था WHO ने इसको डेवलप किया था, WHO एनालिसिक लेडर, वो ओनली कैंसर पेशेंट थे ना, उनके लिए ही था। लेकिन इसके अंदर फिर मॉडिफाई किया, इसको रिवाइज किया। उसके बाद जो WHO लेडर एनालिसिक लेडर है ना, उसको हम एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन में भी, कैंसर के पेशेंट में भी इसको यूज ले सकते हैं, ना कि ओनली कैंसर, अपन एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन दोनों में इसको यूज ले सकते हैं। और इसके 5 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो भी अप्लाइड होता है पेशेंट पे, एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन पे, ठीक है। उसके बाद ये इसका लेडर होता है WHO एनालिसिक लेडर, ठीक है। इसको किस तरह से बनाया गया है? पहले सबसे पहले हम पेशेंट को नॉन ओपियोइड्स देते हैं, उसके बाद वीक ओपियोइड्स देते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स अपन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। इफ पेशेंट परसिस्ट और इंक्रीज, जब पेशेंट को पेन स्टार्ट हुआ और कम है तो अपन नॉन ओपियोइड देंगे। फिर उसका पेन मान लो इंक्रीज हो गया है, वो इससे ठीक नहीं हुआ, तो अपन उसको वीक ओपियोइड्स देंगे। अगर पेन फिर भी नहीं होता, पेन परसिस्ट रहता है और इंक्रीज हो रहा है, तो अपन उसको स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स देते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है। द WHO लेडर एडवाइज द prescribed analgesic in the step-wise fashion, starting with non-opioids medication such as NSAIDs. The medication are the increased to weak opioid and later strong opioids if the pain persists or increase. तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि जो WHO ने एडवाइस किया है कि एनाल्जेसिक जो होता है ना, उसको स्टेप वाइज मैनर में प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। एकदम से ऐसा नहीं कि अपन ने नॉन ओपियोइड के बाद स्ट्रॉन्ग ओपियोइड दे दे, नहीं, इसको स्टेप वाइज ही चलाया जाता है इसके मेडिकेशंस को। सबसे पहले अपन जो क्या होता है ना, पेशेंट को नॉन ओपियोइड्स देते हैं, जैसे कि NSAIDs वगैरह हो गए, ठीक है। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। अगर पेन कंट्रोल नहीं होता और नेक्स्ट स्टेप में अगर पेन कंट्रोल नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको वीक ओपियोइड्स देते हैं, ठीक है। और अगर पेन फिर भी परसिस्ट रहता है, फिर भी पेन है और पेन ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बाद अपन उसको स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? नॉन ओपियोइड्स मेडिकेशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि NSAIDs वगैरह हो गया। उसके बाद अगर पेन फिर भी होता है, इंक्रीज होता है, तो अपन उसको वीक ओपियोइड्स दे देंगे। और अगर पेन फिर भी ज़्यादा बढ़ रहा है, परसिस्ट और इंक्रीज हो रहा है पेन, तो अपन उसको स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब कर देंगे पेशेंट को। तो यही था पेन मैनेजमेंट के अंदर WHO एनाल्जेसिक लेडर। आप इसको डायग्राम को एग्जाम में भी बना सकते हो, बहुत इजी है। सबसे पहले नॉन ओपियोइड्स, फिर वीक ओपियोइड्स, फिर स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स इफ पेन परसिस्ट और इंक्रीज। हमने यहाँ पे देखा था कि पेन मैनेजमेंट के बाद हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर अपन ने इसका वो देख लिया इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर लिखा हुआ है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन, नॉन ओपियोइड, वीक ओपियोइड एंड स्ट्रॉन्ग ओपियोइड, जो अपन ने आगे लेडर के अंदर देखा था। तो मान लो पेशेंट को बहुत माइल्ड पेन होता है, जब पेन स्टार्ट हुआ और बहुत कम पेन है, तो अपन पेशेंट को नॉन ओपियोइड्स देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, NSAIDs हो गया, ठीक है। और अगर मान लो जो पेन है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, पेन इंक्रीज हुआ है और मॉडरेट पेन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो अपन पेशेंट को वीक ओपियोइड्स देते हैं, ठीक है, जैसे कोडिन हो गया, डिहाइड्रोसोडिन हो गया। और अगर मान लो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो अपन पेशेंट को क्या देंगे? नॉन
ओपियोइड्स देंगे, ठीक है, जैसे मॉर्फिन हो गया, मेथाडोन हो गया, ठीक है। तो ये जा रहा है इस तरह से ग्राफ, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, माइल्ड से सीवियर की तरफ, ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद यहाँ पर आता है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, जो कि हमने नेक्स्ट देखा था कि फार्माकोलॉजिकल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है ना, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट इट्स इंक्लूड्स मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर यूज टू रिड्यूस पेन बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन नर्व जॉइंट और पेन पाथवे व्हेन मेडिसिन्स एंड फिजियोथेरेपी आर नॉट सफिशिएंट। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या होता है ना, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, कौन सा, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर इंक्लूड होता है जो डायरेक्टली नर्व जॉइंट पेन पाथवे पर एक्ट करके पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये टेक्निक तब यूज़ होती है जब मेडिसिन और जो फिजियोथेरेपी है ना उससे जो पेन है वो कम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझ आया। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट क्या होता है ना, एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसको अपन डायरेक्टली नर्व जॉइंट पेन पाथवे पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं जिससे पेन कम होता है। और इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब मेडिसिन से या फिर फिजियोथेरेपी से पेन में रिलीफ नहीं मिलता है पेशेंट को, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कॉमन इंटरवेंशन क्या होता है वो अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे इंजेक्शंस हो गया, नर्व ब्लॉक्स हो गए, एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस हो गए, उसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई, क्रायोब्लेड्स हो गए, ट्रिगर पॉइंट्स इंजेक्शन हो गए, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन हो गया, इम्प्लांटेशन ड्रग डिलीवर्स हो गए। ये सब हम नर्व जॉइंट या फिर पेन पाथवे पे अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, जिससे पेन कम होता है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि किस किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस है, स्टेरॉइड या फिर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो होता है ना, अपन एनेस्थेटिक इंजेक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं, इससे पेन कम होगा। नर्व ब्लॉकर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, टेम्पररी जो पेन होता है ना उससे रिलीफ मिलता है अगर हम नर्व ब्लॉकर्स देते हैं तो। एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन से क्या होता है ना, इसको अपन कहा देते हैं लो बैक पेन में दे सकते हैं, रेडिकुलोपैथी में दे सकते हैं। उसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो डिस्ट्रॉयड पेन कैरिंग नर्व्स, जो पेन कैरिंग नर्व्स होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अलावा क्रायोब्लेशन क्या होता है ना, इसके अंदर कोल्ड का यूज़ किया जाता है पेन को कम करने के लिए। ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन के अंदर क्या होता है ना, मायोफेशियल जो पेन होता है ना वो कम हो जाता है, इससे वहाँ पे अप्लाई करते हैं हम मायोफेशियल पेन के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलेशन ऑफ पेन आता है, ठीक है, इससे। उसके अलावा क्या होता है, सीवियर कैंसर पेशेंट है तो उसके अंदर हम इम्प्लांटेशन ड्रग डिलीवर करते हैं। अब इसकी इंडिकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रोनिक पेन है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लो बैक पेन वगैरह है वहाँ पर इन सबका हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आता है इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पेन के अंदर, जिसको पढ़ते हैं फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ पेन, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवा सकते हैं, मैनुअल थेरेपी दे सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडलिटीज़ का भी हम यूज़ कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर पेन को कम करने के लिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज से, थेरेपेटिक एक्सरसाइज से, कि हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट के अंदर पेन रिलीफ के लिए। थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस आज प्लांट स्ट्रक्चर मूवमेंट यूज टू रिड्यूस पेन, इम्प्रूव मोबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड रिस्टोर फंक्शन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस है वो प्लान स्ट्रक्चर मूवमेंट्स होती हैं, जिससे क्या होता है जो पेन होता है वो रिड्यूस होता है, और मोबिलिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और जो फंक्शंस होते हैं ना वो रिस्टोर होते हैं थेरेपेटिक एक्सरसाइज से, ठीक है। यहाँ पे ही हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर मूवमेंट कराते हैं, एक प्लान एक्सरसाइजेस अपन करते हैं देने के लिए। अब टाइप ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस, अब थेरेपेटिक एक्सरसाइज के कौन कौन से टाइप है जो अपन पेशेंट को अंदर करवा सकते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइजेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या होता है ना, इसका पर्पस है रिड्यूस मसल टेंशन एंड स्ट्रेस रिलेटेड पेन। जो भी स्ट्रेस रिलेटेड पेन है पेशेंट को, या फिर जो मसल टेंशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाते हैं। जैसे कि मान लो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हो गई, वो पेशेंट को करवाई जाती है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करवाया जाता है, योगा बेस्ड रिलैक्सेशन पेशेंट को करवाया जाता है। अभी कहाँ पर यूजफुल होता है, जैसे मान लो पेशेंट को क्रोनिक पेन है, टेंशन हेडेक है, लो बैक पेन है, तब उन सब कंडीशंस के अंदर ये सारी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है ना, पेन जो मसल टेंशन है वो रिड्यूस होती है, और स्ट्रेस रिलेटेड जो पेन है वो भी कम होता है। उसके अलावा यहाँ पर आता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस।
रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस का पर्पस है यहाँ पे रिड्यूस स्टिफनेस एंड पेन बाय मेंटेनिंग जॉइंट मोबिलिटी। तो रेंज ऑफ मोशन से क्या एक्सरसाइजेस से क्या होता है, जो भी स्टिफनेस है वो कम हो जाती है, जो पेन होता है ना जॉइंट मेंटेनिंग जॉइंट मोबिलिटी, मतलब जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जो कि पेन के कारण प्रॉब्लम करती है कहीं ना कहीं। इसके अंदर हम पैसिव आरओएम करवा सकते हैं, एक्टिव असिस्टेड आरओएम करवा सकते हैं, एक्टिव आरओएम करा सकते हैं। एक्टिव आरओएम मतलब हम पेशेंट को बता देंगे, समझा देंगे, वो खुद करेगा। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है पेन के कारण या फिर किसी भी और रीज़न के कारण, तो थेरेपिस्ट उसको करवाता है पैसिवली, और एक्टिव एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। अब ये यूज़फुल कहाँ पर होती है, पोस्ट इमोबिलाइजेशन पेन होता है ना, पोस्ट इमोबिलाइजेशन जो पेन होता है ना, वहाँ पर हम इस थेरेपी का यूज़ लेते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज पेशेंट को करवाई जाती है। आर्थराइटिस होता है पेन, अगर जो पेशेंट है खुद से कर नहीं कर पा रहा है आर्थराइटिस के केस में, तो अपन करवाएंगे, उसको समझाएंगे। अगर एक्टिवली कर रहा है तो अपन एक्टिव आरओएम करवाएंगे। पोस्ट सर्जिकल पेन के अंदर भी पेशेंट को आरओएम एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई जाती है। तो ठीक है, बात समझ आई। इस वाले पेज पे हमने पढ़ा टाइप ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस। फर्स्ट आता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, सेकंड आता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, रिड्यूस मसल टेंशन, डिक्रीज पेन। अगर हम इसका पर्पस ये है कि जो मसल टाइटनेस है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे पेन जो है वो कम होगा। मसल की टाइटनेस को हम रिड्यूस कर देंगे, जिससे पेन कम होगा। अपन क्या क्या करवा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, पीएनएफ पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं। अब इससे क्या होता है ना, इससे जो भी मसल स्पाज्म है, लो बैक पेन है या फिर नेक पेन है, इसमें रिलीफ मिलता है पेशेंट को इन सारे पेन के अंदर। तो पेशेंट के अंदर जब अगर पेन है तो अपन वहाँ पे उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। पर्पस इम्प्रूव मसल सपोर्ट। मसल सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाते हैं, जिससे क्या होता है ना, जिससे जो स्ट्रेस होता है जॉइंट्स के अंदर वो रिड्यूस होता है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग के लिए हम कौन कौन से एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को अंदर करवा सकते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए। अभी कहाँ पर यूज़फुल होता है, जैसे कि मान लो पेशेंट को नी पेन है, शोल्डर पेन है या फिर क्रोनिक लो बैक पेन है, वहाँ पे पेशेंट को करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एरोबिक या फिर इंडोरेंस एक्सरसाइजेस। इसका पर्पस क्या है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलीज एंडोर्फिन्स। नेचुरल पेन किलर्स। अब नेचुरल पेन किलर जिसको हम इंडोर्फिन्स कहते हैं ना, उसको रिलीज करने के लिए, फिर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम एरोबिक या फिर इंडोरेंस एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब पेशेंट को करवाया जाता है पेशेंट की कंडीशन देख के। अभी कहाँ पे यूज़फुल होता है, क्रोनिक पेन हो गया वहाँ पर यूज़ होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया वहाँ पर यूज़ होता है, फिब्रोमाइलेजिया हो गया वहाँ पर इन सबको हम यूज़ ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर आता है पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस। ये भी हम पेशेंट को करवा सकते हैं, जिससे पेन कम होता है। इसका पर्पस क्या है करवाने का, रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस कॉजिंग पेन। जो भी बॉडी के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है जिसके कारण पेन हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जैसे कि कोर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस हो गई, इसके अलावा स्केपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस हो गई, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस हो गई, वो सब पेशेंट को करवाई जाती है। कहाँ पे यूज़फुल होता है, जैसे नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, वर्क रिलेटेड जो भी पेन है उसके अंदर हम यहाँ पे पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिससे जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस होता है और जिसके कारण पेन होता है उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आती है स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज। ओके, तो इसका पर्पस होता है यहाँ पे करवाने का इम्प्रूव जॉइंट कंट्रोल एंड प्रिवेंट अबनॉर्मल मूवमेंट। जो भी बॉडी के अंदर अबनॉर्मल मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए और जॉइंट कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए हम पेशेंट के अंदर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जैसे कि कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस होगी, लंबर स्टेबलाइजेशन हो गया, सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन हो गया, ये सब करवाई जाती है। अब ये सब हम करवाएंगे, जिससे क्या होगा सर, लो बैक पेन के अंदर यूज़फुल होता है ये सारी एक्सरसाइजेस, नेक पेन के अंदर यूज़फुल होती है। ठीक है, नेक पेन हो रहा है तो अपन सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन करवा देंगे, लो बैक हो रहा है तो हम यहाँ पे लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है फंक्शनल एक्सरसाइजेस। ये भी हम पेशेंट में करवा सकते हैं, पेन के पेशेंट में। इसका पर्पस क्या होता है ना, रिड्यूस पेन ड्यूरिंग डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी के टाइम जो भी पेन हो रहा है ना उसको रिड्यूस करना, ये हमारा पर्पस है फंक्शनल एक्सरसाइजेस का। इसके अंदर हम पेशेंट को करवाते हैं सिट टू स्टैंड ट्रेनिंग करवाते हैं, गेट ट्रेनिंग कराते हैं, या फिर टास्क स्पेसिफिक एक्सरसाइज पेशेंट को करवाई जाती है उसके काम के अकॉर्डिंग, उसकी डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। यूज़फुल कहाँ पे होती है,
इंजरी पेशेंट हो गए, उनके अंदर करवाई जा सकती है। पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर ये सारी एक्सरसाइज करवाई जाती है। टास्क स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज या फिर गेट ट्रेनिंग, सिट टू स्टैंड ट्रेनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है उसके अलावा यहाँ पे है मैकेनिज्म ऑफ पेन रिलीफ बाय एक्सरसाइज। हम यहाँ पे मैकेनिज्म बताया है पेन रिलीफ का, जो कि एक्सरसाइज के कारण जो होता है ना उसका मैकेनिज्म है यहाँ पे। इम्प्रूव सर्कुलेशन, जब भी हम पेन के पेशेंट के अंदर एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो उससे क्या होता है ना, जो भी सर्कुलेशन होता है ना वो इम्प्रूव होता है, जिससे रिमूवल ऑफ पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, जिससे जो भी पेन होता है ना वो रिमूव होता है। और मसल स्पाज्म रिड्यूस होता है, रिड्यूसेस मसल स्पाज्म। एक्टिवेट्स गेट कंट्रोल मैकेनिज्म, जो भी गेट कंट्रोल मैकेनिज्म होता है ना वो एक्टिवेट होता है। एंडोर्फिन जो है रिलीज होते हैं, और जॉइंट न्यूट्रिशंस है ना वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होता है। ये हमारे मैकेनिज्म था ऑफ पेन रिलीफ बाय एक्सरसाइजेस। तो इसके अंदर हमने पढ़ा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ पेन के अंदर एक्सरसाइजेस के अंदर हमने सब देख ली, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज देख ली, रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचिंग देख लिया, और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज देख ली, एरोबिक एक्सरसाइजेज देख ली, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैनुअल थेरेपी के अंदर हम क्या क्या करवाएंगे जिससे जो हम पेन को मैनेज कर पाए, पेन को कम कर पाए। तो यहाँ पर मैनुअल थेरेपी के अंदर लिखा हुआ है, मैनुअल थेरेपी इज अ स्किल्ड हैंड ऑन ट्रीटमेंट यूज बाय फिजियोथेरेपिस्ट टू रिड्यूस पेन, इम्प्रूव जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी एंड रिस्टोर फंक्शन। तो यहाँ पे मैनुअल थेरेपी का ये मतलब है, मैनुअल थेरेपी की स्किल हैंड ऑन ट्रीटमेंट टेक्निक है जो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए, जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यूज जो है उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और नॉर्मल फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। मैनुअल थेरेपी क्या है, ये एक स्किल्ड और हैंड ऑन ट्रीटमेंट है जिसको हम जो क्या होता है ना फिजियोथेरेपी यूज़ करता है, वो खुद करवाता है पेन को कम करने के लिए, जॉइंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए। टाइप ऑफ मैनुअल थेरेपी फॉर पेन मैनेजमेंट। अब पेन मैनेजमेंट के लिए हम कौन कौन से मैनुअल थेरेपी का यूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है जॉइंट मोबिलाइजेशन। ये जो होता है ना ये सब फिजियोथेरेपिस्ट ही परफॉर्म करवाता है। जॉइंट मोबिलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन देख समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ये एक्सरसाइजेस या फिर ये मैनेजमेंट क्या होता है। ये पैसिव होता है, स्किल्ड मूवमेंट अप्लाइड टू जॉइंट विद इन और एट द लिमिट ऑफ आरओएम टू रिड्यूस पेन एंड स्टिफनेस। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन क्या होता है, जॉइंट मोबिलाइजेशन में पैसिव और स्किल्ड मूवमेंट जॉइंट पर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। पैसिव होता है और स्किल्ड मूवमेंट जो होते हैं ना जॉइंट पे अप्लाई किए जाते हैं, जो आरओएम के अंदर या एंड रेंज पर होता है, जिससे पेन और स्टिफनेस जो होता है ना रिड्यूस होता है। ये लिमिटेशंस के अंदर करवाई जाती है। देखो एक बार फिर समझते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन क्या होता है ना, ये पैसिव और स्किल्ड मूवमेंट होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं जॉइंट के पे, ठीक है, विद इन और एट द लिमिट ऑफ आरओएम जो भी है रेंज ऑफ मोशन उसकी लिमिट में अप्लाई किए जाते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए और स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए। इसके अंदर इसकी ग्रेड होती है, ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 3 एंड 4। जो ग्रेड होती है इसकी 1 एंड 2 वो सिर्फ हम यूज़ लेते हैं पेन को रिलीफ के लिए, पेन रिलीफ के लिए उसको करवाया जाता है। और अगर हम इसकी ग्रेड 3rd और 4th कराते हैं तो उससे क्या होता है ना, इससे मोबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ होती है। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है, इसके अपन एक अलग वीडियो बना सकते हैं या फिर एक अलग से काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है कि जॉइंट मोबिलाइजेशन है ना वो कैसे करवाई जाती है, इसकी ग्रेड्स कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम मैनेजमेंट लिख रहे हैं इसलिए सिर्फ इतना ही समझेंगे कि छोटा सा कि किस तरह से ये काम करता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें, स्टिमुलेट्स मैकेनो रिसेप्टर्स, जिससे क्या होता है ना मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं ना वो इससे स्टिमुलेट होते हैं ये करवाने से, जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाने से। और इनहिबिटेड नोटिसेप्टर, जो भी नोटिसेप्टर्स होते हैं ना वो इनहिबिट करते हैं, जिसको अपन गेट कंट्रोल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात समझ आई। अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ ले सकते हैं, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, नेक एंड बैक पेन, इन सब में यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। एक तो होता है जॉइंट मोबिलाइजेशन, उसके बाद आता है जॉइंट मैनिपुलेशन। ये दोनों अलग अलग है, इसके अंदर हर थ्रस्ट होता है। इसकी डेफिनेशन बात करें, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट एट एंड रेंज, इसमें जो जॉइंट के एंड रेंज होते हैं ना वहाँ पे लो एम्पलीट्यूड हाई वेलोसिटी का थ्रस्ट दिया जाता है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या होता है ना, रैपिड पेन रिडक्शन, जो जल्दी से जो पेन है वो रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव जॉइंट प्ले होता है ना वो इसके अंदर इम्प्रूव होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पर ये ले सकते हैं हम, स्पाइनल पेन हो गया, फिर फेसिक जॉइंट डिस्फंक्शन हो गया, वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जॉइंट मैनिपुलेशन को,
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या प्रिकॉशंस रखने, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि एक थ्रस्ट होता है इसके अंदर। तो अक्यूट इन्फ्लामेशन के केस के अंदर हम इसका यूज़ नहीं लेंगे। फ्रैक्चर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वहाँ पर इन सब का इसका यूज़ नहीं लिया जाता है, जॉइंट मैनिपुलेशन का। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आता है। थर्ड के अंदर है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हैंड्स ऑन टेक्निक अप्लाई टू मसल, टेंडन, लिगामेंट एंड फेसिया। जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होता है ना, ये एक हैंड ऑन ट्रीटमेंट है जिसको हम अप्लाई करते हैं मसल, टेंडन, लिगामेंट और फेसिया के ऊपर। ठीक है। इस टेक्निक के अंदर आगे आता है इन्फ्लोराज आ गया, पेटिसाज हो गया, डीप फ्रिक्शन मसाज। ये जो मसाज के टाइप है, ये सब टेक्निक्स हम इसके अंदर यूज ले सकते हैं पेन को कम करने के लिए मैनुअली। इसके इफेक्ट क्या होता है? रिड्यूस मसल स्पाज। जो मसल स्पाज होती है वो रिड्यूस होती है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, पेन कम होता है। यूज्ड इन कहाँ पे यूज ले सकते हैं? मसल स्ट्रेन हो गया, मायोफेशियल पेन हो गया, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डेफिनेशन में बोल दिया कि मसल के अंदर, फेसिया के अंदर हम इसको यूज ले सकते हैं। ठीक है। पेन को कम करने के लिए, मसल की स्टिफनेस को कम करने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है MFR, मायोफेशियल रिलीज। इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सस्टेन प्रेशर अप्लाइड टू रिस्ट्रिक्टेड फेसिया टू रिलीज टेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेस्ट्रिक्टेड फेसिया होती है ना, वहाँ पे सस्टेन प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि जो टेंशन है ना वो रिलीज हो। इसका इफेक्ट क्या होता है ना, जो भी फेशियल टाइटनेस होती है वो रिड्यूस होती है, जो भी क्रोनिक पेन होता है, क्रॉनिक पेन, वो रिड्यूस होता है। ठीक है। और इनको कम करने के लिए हम MFR का यूज़ ले सकते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज़ ले सकते हैं? क्रोनिक लो बैक पेन है तो उसके अंदर यूज़ ले सकते हैं। मायोफ्लेजिया है तो वहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। पोस्टल पेन है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रिगर पॉइंट थेरेपी। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। प्रेशर अप्लाई टू पेनफुल हाइपर इरिटेबल स्पॉट्स इन मसल। मसल के अंदर जो भी हाइपर इरिटेबल स्पॉट्स होते हैं ना, वहाँ पर जो पेनफुल होते हैं वहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है और ट्रिगर पॉइंट को रिलीज किया जाता है। इसको अपन कहते हैं ट्रिगर पॉइंट थेरेपी। इसके अंदर इसका इफेक्ट क्या होता है? रिड्यूस रेफर्ड पेन। जो भी रेफर्ड पेन होता है ना वो उससे रिड्यूस होता है, और जो भी मसल फंक्शन है ना वो इम्प्रूव होते हैं। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको? हम टेंशन, हेडेक हो गया, नेक एंड शोल्डर पेन हो गया, वहाँ पर इसका यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैनुअल थेरेपी है, वो है मसल एनर्जी टेक्निक या फिर METs को हम कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। पेशेंट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टेड मसल अगेंस्ट थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो पेशेंट होता है ना वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को अगेंस्ट थेरेपिस्ट रेस्ट्रिक्शन। जो भी पेशेंट का रेस्ट्रिक्शन होता है ना उसके अगेंस्ट जो पेशेंट है ना एक्टिवली कंट्रोल करता है मसल को। इसका इफेक्ट क्या होता है ना? रिड्यूस पेन से पेन कम होता है, जॉइंट मोबिलिटी इंप्रूव होती है। उसके अलावा जो भी मसल लेंथ होती है ना वो नॉर्मलाइज होती है। कहाँ पे यूज़ ले सकते हैं? पेल्विक डिसफंक्शन हो गया, स्पाइनल पेन हो गया, वहाँ पर इसका यूज़ हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है न्यूरल मोबिलाइजेशन। ठीक है। न्यूरल मोबिलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। कंट्रोल मूवमेंट टू नर्व टू रिड्यूस न्यूरल टेंशन। जो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ नर्व का जो कंट्रोल मूवमेंट है वो करवाया जाता है रिड्यूस करने के लिए न्यूरल टेंशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल्ड मूवमेंट करवाते हैं नर्व्स के। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ नर्व टू रिड्यूस न्यूरल टेंशन। ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? हम न्यूरल टेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं न्यूरल मोबिलाइजेशन से। इसका इफेक्ट क्या होता है? जो भी न्यूरोजेनिक पेन होता है ना उससे रिड्यूस होता है वो पेन। इसके अंदर जो भी नर्व मोबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। सियाटिका या फिर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर इस टेक्निक का हम यूज ले सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पेन रिलीफ। अब इसका मैकेनिज्म बताया गया है कि किस तरह से जो पेन होता है ना वो कम होता है। इससे हमने पहले ही पढ़ा था बीच बीच में कि गेट कंट्रोल थ्योरी जो होती है ना वो उसका एक्टिवेशन होता है, गेट कंट्रोल होता है, मतलब पेन उससे कम होता है। रिड्यूस ऑफ मसल स्पाज। जो भी मसल स्पाज है उसके अंदर रिडक्शन होता है। सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इन्फ्लामेटरी मेटाबॉलिज्म जो है वो रिमूवल होता है। इसके अलावा सेंट्रल पेन मॉड्यूलेशन। जो भी पेन है वो उसके अंदर मॉड्यूलेट होता है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइजेस पढ़ ली, उसके अलावा हमने मैनुअल थेरेपी पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल एजेंट्स।
स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे फिजिकल एजेंट्स हैं। फिजिकल एजेंट्स आर द मटेरियल यूज्ड रिहेबिलिटेशन। जो फिजिकल एजेंट्स होते हैं ना वो एक तरह के मटेरियल्स होते हैं जिसको हम पेशेंट के रिहेबिलिटेशन के अंदर यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि हीट थेरेपी हो गया, कोल्ड थेरेपी हो गया, ट्रैक्शन हो गया, ये सब। दे एड इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। इसको हम रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हीट हो गया, कोल्ड हो गया, वाटर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब इसके अंदर आता है फिजिकल एजेंट्स के अंदर। ठीक है, तो हम इन सबको पढ़ेंगे, हीट, कोल्ड, वाटर, प्रेशर, इन सब से हम पेन को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हीट थेरेपी। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ वार्मथ टू द टिश्यू इंक्रीज द लोकल टेम्परेचर। जब हीट थेरेपी अपन अप्लाई करते हैं पेशेंट के अंदर जहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उससे क्या होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ वार्मथ, एक हॉट वाटर होता है जिसको अपन अप्लाई करते हैं, गर्म सिकाई जिसको भी हम कहते हैं, उसको अप्लाई किया जाता है टिश्यू इंक्रीजिंग द लोकल टेम्परेचर। टिश्यू के अंदर जो भी लोकल टेम्परेचर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि हॉट पैक हो गया, इसका अपन यूज़ ले सकते हैं, पैराफिन वैक्स बाथ हो गया, इसका हम यूज़ ले सकते हैं। बात समझ आई। एप्लीकेशन ऑफ वार्मथ टू द टिश्यू इंक्रीज द लोकल टेम्परेचर। टिश्यू के लोकल टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हीट थेरेपी को हम अप्लाई करते हैं। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, इससे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, वेजोडाइलेशन होता है, और थर्मोरिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेशन वहाँ पर उसका होता है। उसके अलावा सेकंड आता है कोल्ड थेरेपी। अब कोल्ड थेरेपी किस तरह से वर्क करती है इसको हम देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड टू द टिश्यू डिक्रीजिंग द लोकल टेम्परेचर। एग्जाम्पल है यहाँ पे कोल्ड पैक हो गया, वेपोपोरेंट स्प्रे हो गया। तो कोल्ड थेरेपी क्या होता है, कोल्ड थेरेपी एक तरह का फिजिकल एजेंट है जिससे पेन हम कम करते हैं पेशेंट का। इसके अंदर हम कोल्ड को अप्लाई करते हैं टिश्यू के ऊपर, जिससे क्या होता है जो भी लोकल टेम्परेचर होता है ना वो डिक्रीज होता है। अब इससे क्या होगा, लोकल टेम्परेचर तो हमने डिक्रीज कर दिया कोल्ड थेरेपी से, लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यहाँ पर, फॉलोड बाय वेजोडाइलेशन, स्टिमुलेशन ऑफ थर्मोरिसेप्टार्स। जो भी थर्मोरिसेप्टार्स होते हैं ना वो स्टिमुलेट होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वेजोडाइलेशन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है ना, पेन को हम कम कर सकते हैं कोल्ड थेरेपी से। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी भी हम यूज़ ले सकते हैं पेशेंट के अंदर पेन को कम करने के लिए। यूज़ वाटर टू गेट थेरेपेटिक बेनिफिट्स। थेरेपेटिक बेनिफिट्स देने के लिए हम यहाँ पे वाटर का यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि वर्लपूल बाथ हो गया, हमदर्द ट्रंक हो गया, इस सब का हम यूज़ ले सकते हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी थेरेपीज होती है। हम सिर्फ यहाँ पे इसका मैनेजमेंट लिख लें, इसलिए हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ओनली समझने के लिए कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी हम देख लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, वेसोडाइलेशन होता है, थर्मोरिसेप्टार्स मैकेनोरिसेप्टार्स स्टिमुलेट होते हैं, डिब्रीमेंट होता है, जेंटल मसाजिंग इफेक्ट इससे होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैक्शन। एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स डेट कोज पुल अपार्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर। जो भी अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर है ना उसको पुल किया जाता है, दूर की तरफ खींचा जाता है फोर्स अप्लाई करके। ट्रैक्शन हम लंबर में दे सकते हैं, सर्वाइकल में दे सकते हैं। ठीक है, इसके से क्या होता है ना, ट्रैक्शन देने से या फिर जो भी अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर है उसको पुल करने से, फोर्स से पुल करने से क्या होता है, जिसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। तो इससे होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। क्या क्या होता है ना, जो जॉइंट है ना उसका डिस्ट्रक्शन होता है, जॉइंट दूर दूर जाते हैं ऑपोजिट। उससे क्या होता है ना, रिलीव्स प्रेशर ओवर नर्व रूट्स एंड डिस्क। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इलोंगेट जो प्रेशर है ना वो कम होता है वहाँ पे, इससे ट्रैक्शन से। उससे क्या होता है ना, इलोंगेट मसल सराउंडिंग स्ट्रक्चर। जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है और जो मसल्स है ना वहाँ पे इलोंगेशन हमको देखने को मिलता है, तो इसको भी हम यूज़ ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके एक्सरसाइजेज देख ली कि क्या क्या करवाएंगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग हो गया, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, ये सब करवाई जाती है। मैनुअल थेरेपी हमने देख लिया कि हम किस तरह से कराएंगे, एमएफआर करा देंगे है, मसाज करवा देंगे है, किस किस तरह से मैनुअल थेरेपी अप्लाई की जा सकती है, मोबिलाइजेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। फिजिकल एक्सरसाइज हमने देख लिया, होल्ड, कोल्ड, ट्रैक्शन, हाइड्रोथेरेपी, ये सब। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटीज़। ये भी हम पेशेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए, पेन को मैनेज करने के लिए। हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं अब इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटीज़ को। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोथेरेपिक मोडालिटीज़ आर इलेक्ट्रिकल एजेंट। जो इलेक्ट्रोथेरेपिक मोडालिटीज़ है जो हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में यूज़ लेते हैं वो एक तरह के इलेक्ट्रिकल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एजेंट डेट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
और इलेक्ट्रिक करंट, जिससे क्या होता है ना, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रिकल करंट को यूज़ ले सकते हैं ऑफ वेरियस फ्रिक्वेंसी टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट देने के लिए इसकी वेरियस फ्रिक्वेंसी को हम यूज़ लेते हैं। एक बार फिर समझते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपिक मोडलिटीज आर इलेक्ट्रिकल एजेंट डेट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वेरियस फ्रिक्वेंसी टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक बेनिफिट्स। अब पेशेंट के अंदर पेन को कम करने के लिए, थेरेपेटिक बेनिफिट्स को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमोडलिटीज़ का यूज़ लेते हैं, जो कि एक तरह के फिजिकल एजेंट होते हैं। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ ले सकते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, जिससे क्या होगा, जिससे जो थेरेपेटिक बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, जिससे पेन कम होगा। इसके अंदर आता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। फर्स्ट, अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काफ़ी बाहर किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है ना, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी। एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ लेते हैं पेन को कम करने के लिए। ट्रांसमिट इनटू टिश्यू, जो कि क्या होता है, जो वेव्स होती है वो ट्रांसमिट होती है टिश्यू के अंदर, जिससे क्या होता है, जिससे होता है इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हीलिंग। जो भी हीलिंग की रेट है, जिस भी कारण से पेन हो रहा है, वो हील होता है, इंक्रीज होता है, पेन कम होता है, और टिश्यू के एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, और जो भी इडीमा है वो कम होता है। ठीक है, बात समझ आई। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्या होती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जिसको हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में यूज़ ले सकते हैं। और इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, जिसको हम स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे अप्लाई करते हैं टिश्यू के अंदर, जो कि ट्रांसमिट होती है टिश्यू के अंदर, जिससे क्या होता है ना, हीलिंग इंक्रीज होती है, हीलिंग की रेट, पेन कम होता है, टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होती है, इडीमा कम होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कि ये किस तरह से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज लोकल टेम्परेचर। जो भी लोकल टेम्परेचर होता है ना, वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक के जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो इंक्रीज होती है, वेजोडाइलेशन होता है। उसके अलावा इसके अल्ट्रासाउंड के अंदर एक कैविटेशन होता है ना, वो भी यहाँ पे होता है, जिससे भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती है। मसाजिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि हम वहाँ पे इसको ऊपर स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है ना, इंक्रीज सेल परमेबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर परमेबिलिटी जो होती है ना, वो इंक्रीज होती है इन सब के कारण। इसलिए हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज़ लेते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर पेन को कम करने के लिए। हमने देख लिया कि क्या क्या इसके अंदर होता है और किस तरह से होता है, ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया। तो ये होता है इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटी है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटीज़ के अंदर एक और आता है अल्ट्रासाउंड के बाद, लो लेवल लेज़र थेरेपी। ठीक है, ये लेज़र थेरेपी है। इसके अंदर क्या होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कंसंट्रेटेड ओवर द स्पेसिफिक एरिया। जो कंसंट्रेटेड ओवर द स्पेसिफिक एरिया होता है ना, वहाँ पे अप्लाई किया जाता है एम्पलीफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिससे क्या होता है ना, उसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। ये भी एक तरह की थेरेपी है। इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी सबकी तरह सेम ही होंगी, क्योंकि हम यहाँ पर पेन कम हो रहा है, कुछ डिफरेंस होता है। जिसके अंदर क्या होता है ना, जो कोलेजन फॉर्मेशन होता है ना, वो प्रमोट होता है इस लेज़र थेरेपी के कारण। और जो भी प्रमोट एटीपी प्रोडक्शन, जो भी एटीपी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। इनहिबिट माइक्रोबायरल ग्रोथ, जो भी माइक्रोबायरल ग्रोथ होती है ना, वो इससे इनहिबिट होती है, और इन्फ्लामेशन जो होता है ना, वो रिड्यूस होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड पढ़ लिया, लो लेवल लेजर थेरेपी पढ़ ली। अब उसके बाद आता है टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये आपने बेचलर्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट ऑफ स्पेसिफिक वेव फॉर्म इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। तो इस थेरेपी के अंदर क्या होता है ना, ये मोडलिटिक थेरेपी है, मोडलिटी है जो कि हम यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए। इसके अंदर लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, पेन को कम करने के लिए। और स्पेसिफिक इसकी वेव फॉर्म होती है, इंटेंसिटी होती है, ड्यूरेशन होता है, जो कि हम पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर, जो भी नर्व फाइबर्स होते हैं ना, वो स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेशन होता है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है। और जो भी एंडोजीनस ओपियोइड्स होते हैं ना, वो इसके अंदर रिलीज होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आती थेरेपी, वो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ये गैल्वेनिक भी दे सकते हैं हम, फेराडिक भी दे सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म ऑफ लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट फॉर वेरिंग ड्यूरेशन करंट एज द आयोनटोफोरोसिस विद ड्रग्स। इसके अंदर हम आयोनटोफोरोसिस भी यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स के साथ। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर भी अलग अलग डिफरेंट वेव फॉर्म का यूज़ किया जाता है लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट
दिया जाता है पेशेंट के अंदर, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया जाता है जिससे वो स्टिमुलेट होते हैं, और साथ में एंडोफ्लोसिस भी अपन दे सकते हैं ड्रग्स के साथ, और इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सब हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी नर्व है, मसल फाइबर्स है, वो स्टिमुलेट होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट्स होते हैं, प्रोडक्शन और मसल कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, और लोकल ब्लड फ्लो जो होता है ना वो इंक्रीज होता है, और जो मसल स्पाज्म है वो रिड्यूस होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपिटिक मोडलिटीज़ के अंदर एक और चीज़ आती है, वो है PEMF। इसका मतलब होता है पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। ये भी एक तरह की थेरेपी है, इलेक्ट्रिक मोडालिटी है, जो कि हम अप्लाई करते हैं पेन को कम करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ पल्स वेवफॉर्म ऑफ वेरिंग वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर पल्स्ड वेवफॉर्म अप्लाई की जाती है पेशेंट के अंदर, वेरिंग वेवलेंथ होती है इसकी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, अल्टर्ड सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, जो सेल परमेबिलिटी होती है ना वो अल्टर्ड करती है इसके कारण। उसके अलावा बायोफीडबैक भी है, ये भी एक तरह की मोडालिटी है जिसको हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ आता है, वर्क ऑन मोटर कंट्रोल एंड लर्निंग एंड फीड फॉरवर्ड फीड बैकवर्ड मैकेनिज्म। ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, इसको हम इतना शॉर्ट में इसको समझ नहीं सकते, लेकिन अपन सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि कहाँ पर वर्क करते हैं। ये मोटर कंट्रोल हो गया, लर्निंग हो गया, फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म हो गया, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है ना, इससे जो मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, मसल फैसिलिटेशन होता है, रिलैक्सेशन ऑफ सीएनएस का रिलैक्सेशन होता है, एंडोर्फिन्स जो होता है ना वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण से पेन कम होता है। इसके अलावा अब एक और थेरेपी होती है जिसको अपन कहते हैं इंटरफेशियल करंट, जिसको शॉर्ट में अपन कहेंगे IFC। ये भी हम यूज़ करते हैं, ये भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बैचलर्स के, जो कि इसके अंदर क्या होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट का यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस लो फ्रिक्वेंसी करंट विद द टिश्यू के अंदर लो फ्रिक्वेंसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे पेन वगैरह कम होते हैं, और जो भी स्टिमुलेट ऑफ एंड बीटा फाइबर्स अदर मैकेनिज्म। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब इसके अंदर स्टिमुलेट होते हैं। उसके अलावा एक और टेक्निक होती है, एक और करंट होता है जिसको अपन कहते हैं डायनामिक करंट। इसके अंदर क्या होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर साइनोसॉइडल करंट। इसके अंदर साइनोसॉइडल करंट होता है, फुल वेव रेक्टिफायर साइनोसॉइडल करंट होता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं हाफ और फुल। ठीक है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, इसके अंदर जो नर्व फाइबर्स होती है ना वो स्टिमुलेट होती है इसके कारण से। तो इसके अंदर हमने चारों देख ली, एक्सरसाइजेस देख ली क्या करवाएंगे, मैनुअल थेरेपी देख ली क्या क्या करवाएंगे, फिजिकल एडजस्ट देख लिया, और इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटीज़ देख ली। आप इतना बड़ा तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये काफ़ी सारे पेजेस थे, तो आप सिर्फ इनके एक्सरसाइजेस वगैरह लिख सकते हो। जैसे थेरेपेटिक एक्सरसाइज के अंदर हम क्या क्या करवाएंगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, इसके अंदर हम डीप ब्रीथिंग, प्रोग्रेसिव योगा, ये सब थोड़ा थोड़ा लिख के इसके पूरे मैनेजमेंट को हम लिख दें। बायोफीडबैक हो गया, ICF हो गया, क्या काम करता है 1-2 लाइन में लिख दो, बाकी फिर इस तरह से पूरा मैनेजमेंट अपन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज का अपना टॉपिक ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने सिर्फ ओनली पेन मैनेजमेंट पढ़ा था, इसकी एक वीडियो हो गई है। डेफिनेशन टैब्स के लिए हमने एक अलग से वीडियो देखी थी, उसके अलावा न्यूरोबायोलॉजी और इसके लिए अपन अलग से वीडियो देखी थी, असेसमेंट के लिए अलग से वीडियो देखी थी। 1, 2, 3, 4 इसकी 4 वीडियोज़ है पेन की। इसको हम पेन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है कि डेफिनेशन क्या है, टाइप क्या है, किस तरह से वर्क करता है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, बॉडी चार्ट क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।